समास के 6 भेद होते हैं ना, 6 भेद होते हैं। और समास कहते किसे हैं, पहले तो ये बताइए, कौन बताएगा समास की परिभाषा? समास, यस बोलो। दो शब्दों के मेल से बने हुए शब्दों को समास कहते हैं। समास प्रक्रिया मतलब बनाने की जो प्रक्रिया है, नए शब्द बनाने को हम समास कहते हैं ना। ठीक है, इससे क्या लाभ होता है, भाषा में क्या हो जाता है जब हम समास बनाते हैं, इनसे भाषा में क्या फर्क पड़ जाता है? भाषा में संक्षिप्तता आ जाती है। भाषा में संक्षिप्तता आ जाती है। हाँ, संक्षिप्तता आ जाती है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं हम अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में और नाम से ही जैसे स्पष्ट है, अव्ययी भाव, अव्यय जिसमें अव्यय आते हैं, अव्यय शब्द आते हैं, ठीक है, उन्हें हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यहाँ पर अव्ययी भाव, अव्यय क्या होते हैं हम पढ़ते हैं ना, अव्ययी मीन्स अविकारी शब्द, ये 4 होते हैं अव्यय शब्द। हम पढ़ते हैं ना कौन कौन से होते हैं अव्यय शब्द, क्रिया विशेषण, और बताओ संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, और कौन से होते हैं बताओ? विस्मयादि बोधक होते हैं ना ये। क्या जो हम अव्यय भाव, अव्यय पढ़ते हैं, अविकारी शब्द पढ़ते हैं, आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा कि अविकारी शब्द कितने होते हैं, क्रिया विशेषण पर आते हैं, संबंध बोधक आते हैं, समुच्चय बोधक आते हैं, और विस्मयादि बोधक आते हैं। तो उन्हीं का ही रूप इसमें होता है अव्ययी भाव समास में। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया गया है, रातों रात, रात ही रात में, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण का रूप दिया गया है, रातों रात क्रिया विशेषण है यहाँ पर। और के अनुसार, यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार, के अनुसार यहाँ पर संबंध बोधक हो गया है। ठीक है, तो जब आप विग्रह करेंगे तो आपको उसमें देखेंगे कि इसमें कौन सा आ रहा है, तो वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, जैसे प्रति महा, हर महा, प्रतिदिन, हर दिन, आमरण, मरण तक, ये सब क्या है, ला इलाज, अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। ठीक है, तत्पुरुष समास में क्या होता है, जब हम विग्रह करते हैं तो इसकी पहचान क्या होती है, कौन बताएगा तत्पुरुष समास की पहचान क्या होती है? अपने ही वे में बता दो, जैसे आपको पता है वैसे ही बता दो, पूरी मतलब परिभाषा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको जैसे समझ आता है ना वैसे ही मुझे बता दो। मैम इनमें कारक शब्द जो होते हैं, इनमें कारक शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कारक विभक्तियां आती हैं जब हम इनका विग्रह करते हैं, तो जो कारक विभक्तियां, चिन्ह, प्रसर्ग होते हैं वो आते हैं। कैसे, जैसे इसमें एक उदाहरण दिया है ग्रामगत, तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, ग्राम को गत, तो को क्या है, विभक्ति चिन्ह है, कारक चिन्ह है ना, को संबंध कारक में आता है ना, का, के, की, ये सब, कर्ता ने कर्म को, ये कर्म में आ गया, कर्म में आ गया, ग्राम को गत, इसलिए यहाँ पर ऊपर दिया भी है कर्म तत्पुरुष समास दिया है ना, कर्म तत्पुरुष समास क्यों दिया है, क्योंकि इसमें जो हमने विग्रह किया है वो कौन सा विभक्ति चिन्ह आया है, को किसका विभक्ति चिन्ह होता है, कर्म कारक का, इसलिए यहाँ पर दिया है कर्म तत्पुरुष समास। उसके बाद करण के लिए दिया गया है मुंह बोली, मुंह से बोली, तो यहाँ पर मुंह के द्वारा काम किया गया है, इसलिए यहाँ पर करण तत्पुरुष दिया गया है। गुणहीन, गुण से हीन यानी गुणों से अलग हो गई है, इसलिए यहाँ पर अपादान तत्पुरुष दिया गया है। समझ में आया कैसे होते हैं तत्पुरुष समास? अगर उसमें खाली ये पूछा है कि ये कौन सा समास है, तो आप खाली तत्पुरुष लिख सकते हैं। अगर उसमें तत्पुरुष के भेदों में से पूछा गया है
तो आप भेदों में से ही उसका आंसर दोगे, उसका उत्तर दोगे। अगर उसने पूछा कि ये करण तत्पुरुष है या संप्रदान तत्पुरुष है, तो आप वहां पर फिर उसी के अनुसार आप उत्तर दोगे। अगर पूछा है यहाँ पर तत्पुरुष समास है या कर्मधारय समास है, तो आप खाली तत्पुरुष समास लिख देना, ठीक है, ऐसे आप करना, ठीक है। उसके बाद आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, कौन बताएगा? कर्मधारय समास बोलो बेटा, एक मिनट। मैम इसमें जो मैम इसकी जो पहचान होती है वो विशेषण और विशेष्य वाले जो समस्त पद का विग्रह करने वाले मैम ऐसे शब्दों को कर्मधारय कहते हैं। इसकी जो पहचान होती है, हाँ, इसमें जो पहचान होती है विशेषण और विशेष्य होते हैं, उपमान और उपमेय होते हैं। विशेषण विशेष्य क्या होते हैं? विशेषण होता है जो विशेषता बताते हैं, विशेष्य होता है जिसकी विशेषता बताते हैं। ऐसे ही उपमान उपमेय होते हैं, ठीक है। उपमान उपमेय में भी यही होता है, विशेषण विशेष्य में भी यही होता है। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, ठीक है। तो यहाँ पर विशेषण विशेष्य का बोध हो रहा है, यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है। और उपमा उपमेय और उपमान में क्या अंतर कैसे करते हैं? चरण कमल, चरण रूपी कमल, हम इसका विग्रह करेंगे तो कैसे लिखेंगे? चरण रूपी कमल। तो इसमें उपमान क्या है? कमल है, और उपमेय क्या है? चरण है, ठीक है। चरण कमल, उपमेय इसमें चरण हो गया है, कमल इसमें उपमान हो गया है। तो जहां पर विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय का बोध होता है वहां पर कर्मधारय समास होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका द्विगु समास। द्विगु समास की पहचान क्या होती है शालिनी? मैम इस समय मैम समूहों की बात हो जाती है, जैसे मैम दो पैरों का समूह। नहीं, समूह नहीं कह सकते हम, समूह की बात नहीं कहेंगे इसमें। जो इसकी मुख्य पहचान होती है वह क्या होती है? मैम संख्या। संख्या, मैम वेरी गुड, संख्या। संख्या होती है इसमें, संख्या होती है। द्विगु समास जो होता है इसमें, अच्छा हम समास के कितने पद पढ़ते हैं? 2 पद पढ़ते हैं ना, पूर्व पद और उत्तर पद। तो जो इसका पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है। जैसे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, त्रि यहाँ पर पूर्व पद हो गया, नेत्र यहाँ पर उत्तर पद हो गया। तो त्रि का मतलब 3, संख्या आ गई, गिनती आ गई। तो हमारा कौन सा समास होगा? द्विगु समास। कौन सा होगा? द्विगु। अच्छा, अगर हम ऐसे करेंगे, त्रिनेत्र है, अब मैं आपको एक चीज बता दूं, त्रिनेत्र है, मान लो मैंने विग्रह किया 3 नेत्रों का समाहार या समूह, 3 नेत्रों का समूह, तो मैं यहाँ कौन सा समास लिखूंगी? बताओ मुझे। द्विगु समास। अगर मान लो मैं ऐसे बनाती हूँ, ऐसे विग्रह करती हूँ इसका, 3 नेत्रों वाला अर्थात शिव, तो फिर मैं क्या लिखूंगी? बहुव्रीहि। बहुव्रीहि। तो आप ये चीज ध्यान रखना कि जिस तरह से आप विग्रह करोगे उसी के अनुसार आपको समास का नाम लिखना होता है, ठीक है। क्योंकि एक समास दो हम रूप में भी लिख सकते हैं। तो जिस तरह आप उसका विग्रह करोगे उसी के अनुसार आप उसका समास का नाम भी लिखोगे, ठीक है। अगर आप ऐसे कर रहे हैं 3 नेत्रों वाला अर्थात शिव, तो वहां पर आप बहुव्रीहि समास लिखेंगे। अगर आप त्रिनेत्र का 3 नेत्रों का समाहार लिख रहे हैं, समूह लिख रहे हैं, तो वहां पर आप द्विगु समास लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? मैम जिस पद में और या फिर या पहली आदि का पहचान बोध तो हो। इसकी बिल्कुल आसान है कि इनके बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। सबसे आसान पहचान है कि इस समास में योजक चिन्ह लगा होता है, योजक चिन्ह भी लगा होता है। और कभी कभी ऐसा होता है योजक चिन्ह नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर इनमें योजक चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। जैसे इनमें बिना योजक चिन्ह का भी दिया है, सत्या सत्य, धर्मा धर्म। लेकिन ये ध्यान रखना, जब भी आप देखोगे तो या तो एक शब्द उसमें 2 बार मतलब दिया होगा, या उसमें अलग, जैसे भीमा अर्जुन, भीम और अर्जुन, इस तरह से मतलब 2 नाम उसमें दिए होंगे, ठीक है। पाप पुण्य, दास दासी, भूखा प्यासा, इस तरह से इनमें दिए होते हैं, ठीक है। और बहुव्रीहि समास आपको पता ही है क्या होता है।
अंतरिक्ष आप बताओ बहुव्रीहि समास में क्या होता है? यस मैम। कौन बताएगा बहुव्रीहि समास की पहचान? मैम बता रहे थे। मैं बताऊं? मैम हम बताएं? अनुज बताओ चलो। मैम जिस समास का अन्य पद प्रदान होता है मैम उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अच्छा ये तो आपने देख के बोल दिया, अपनी अपनी अपने अकॉर्डिंग बताओ ना मुझे, आपको मैं कैसे बताऊं? समझ आता है, आप कैसे पहचान करते हैं, वैसे तरीका मुझे बताओ कि आप कैसे पहचान करते हैं। ये तो बुक से आपने पढ़ दिया कि हाँ ये ऐसे होता है, लेकिन जब मैं आपको दूंगी तो आप कैसे पहचान करोगे उसकी? शालिनी। मैम उनको मैम विग्रह करके देखेंगे। हाँ अगर मैम अन्य पद प्रदान हो रही है तो मैम वो मतलब बहुव्रीहि किसी है। तीसरे के लिए उसमें मतलब निकल रहा है अर्थ, तो हम वहां पर बहुव्रीहि समास कर, जैसे हम पढ़ते हैं ना शब्द के भेद पढ़ते हैं, उसमें योग, यौगिक, योगरूढ़ पढ़ते हैं, जो योगरूढ़ शब्द होते हैं उसमें भी तो यही होता है ना, योगरूढ़ शब्द में किसी तीसरे के लिए अर्थ आता है, उसमें योगरूढ़ शब्द जब हम पढ़ते हैं तो वैसा ही बहुव्रीहि समास में भी होता है। ठीक है, और कल मैंने आपको बता ही दिया था संधि और समास में क्या अंतर होता है। ठीक है, सभी बच्चों को पता भी चल गया होगा संधि और समास में क्या अंतर होता है। एक बार फिर बता दे रही हूँ, संधि दो वर्णों का मेल होता है जबकि समास दो शब्दों का मेल होता है। ठीक है, इनमें यही दोनों में यही अंतर है, संधि दो वर्णों का मेल होता है और समास दो शब्दों का मेल होता है। ठीक है।